एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनेंस का ये चार्ट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ये डिस्कस करने के लिए मैं आपको रिलायंस का जो शेयर्स है उसका वैल्यूएशन सब बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो जिसमें हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनेंस देखेंगे। नाउ फिनेंस क्या होता है? जहां से पैसा आएगा और जहां पे पैसा जाएगा। जहां पे पैसा आएगा उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। जहां पे पैसा जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लो। सोर्स मतलब इनफ्लो और यही एप्लीकेशन होता तो आउटफ्लो होता। फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं? सोर्स की। उसमें भी एक्सटर्नल सोर्स। दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल जो कंपनी भीतर में जनरेट करती है, जैसे प्रॉफिट में से, रिजर्व में से। सो ये सोर्स क्या है? एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर का सोर्स। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। आपको 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है, वो आपका क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया, या आपका यूज हो गया, या आपका आउटफ्लो हो गया। अब क्वेश्चन ये है, आपको 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है तो आपको 10 लाख रुपए का पैसा बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ही विकल्प है, दो ही ऑप्शन है, खुद का कितना, कर्जा कितना। सो ओनरशिप फंड्स या ओन्ड कैपिटल, क्रेडिटरशिप फंड्स या बोरोड कैपिटल। खुद के कैपिटल जो है ना, ओन्ड फंड्स, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। बोरोड फंड्स मतलब कर्जा आप जो लेते हो। नाउ ओन फंड्स में हम शेयर्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, मैं आपको कौन सा एग्जांपल लेने वाला था? रिलायंस का। मैं अभी आपको लाइव रिलायंस का जो शेयर्स का एग्जांपल लेके जाता हूं और आपको बताता हूं रिलायंस का शेयर्स का क्या है। नाउ ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के टाइम में कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। अब ध्यान से देखना, रिलायंस जब जन्म हुआ था कंपनी का तो उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया था? मेमोरेंडम आर्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो कितना है, 15,000 करोड़। ये रिलायंस ने खुद ने जनरेट किया बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी दो ही प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है। कौन से दो प्रकार? इक्विटी और प्रेफरेंस, दो ही प्रकार है, तीसरा प्रकार अलाउड नहीं है। आपका राइट्स और बोनस इक्विटी है, स्वेट और अलग अलग प्रकार के शेयर सब इक्विटी के ही दायरे में आएगा। तो एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू करती है? दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अभी रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस का यहाँ पे आप देखोगे तो 15,000 करोड़ शेयर कैपिटल है। मतलब ये जो शेयर्स है 15,000 करोड़, उसमें से इक्विटी कितना है रिलायंस का? 14,000 करोड़। ये 14,000 करोड़ इक्विटी शेयर्स हुआ। और 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ किसका है? क्या दिख रहा है आपको? प्रेफरेंस शेयर्स का। अभी आप ध्यान से देखो, ये 15,000 करोड़ क्या है? वैल्यू। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। मतलब क्वांटिटी कितना होगा? 1,500 शेयर। सो जब रिलायंस ने रजिस्टर कराया था तो उनका 15,000 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल है। फिर एक शेयर का दाम कितना? 10 रुपया। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कितना होगा? 1,500 करोड़। 1,500 इंटू 10, 15,000 करोड़। उसमें इक्विटी शेयर कितना? 14,000 करोड़। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 1,000 करोड़। लॉजिक समझ में आया? सो अभी एक फर्क समझो, ये कंपनी का बुक वैल्यू बोलते हैं, जो कंपनी के बैलेंस शीट में ये वैल्यू है। लेकिन शेयर मार्केट में डू यू एग्री, शेयर का रेट बढ़ता है। तो आज ये जो 14,000 करोड़ है, शेयर मार्केट में बढ़ते बढ़ते रिलायंस का वैल्यू हो चुका है 20 लाख करोड़, जो रिलायंस मैकडोनल्ड से भी बड़ा हो गया है अभी कंपनी। आया समझ में? सो आप जब ओन्ड कैपिटल इश्यू करते हो, आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है। कौन सा? इक्विटी और प्रेफरेंस। अच्छा, दोनों के बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि इक्विटी का फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, प्रेफरेंस शेयर का फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस अलग से आएगा। लेकिन फिलहाल समझो शेयर्स और शेयर कैपिटल में क्या फर्क है। रिलायंस का आपका शेयर कैपिटल कितने का है? 14,000 करोड़। उस मतलब इक्विटी शेयर का कितना है? 14,000 करोड़। तो शेयर्स, एक शेयर कितने का? 10 रुपया। मतलब जो 14,000 करोड़ का शेयर कैपिटल है उसके छोटे छोटे भाग किए, हर एक भाग को हम बोलते हैं शेयर्स। शेयर समझा? तो शेयर कैपिटल कितना हुआ? 14,000 करोड़। शेयर कितने का एक हुआ?
₹10। और जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। प्रूफ के तौर पर कंपनी क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या देती है? डिविडेंड। ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स फॉर कैश में इश्यू किया है स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स, हाई लेवल के एम्प्लॉयज, उनको हो सकता है कंपनी 2-4 करोड़ के शेयर्स भी देवे। आजकल स्वेट इक्विटी शेयर्स का काफी जमाना आ गया है, जहां पे एक एम्प्लॉय को बिलोंगिंगनेस का एहसास हो। मतलब कि कंपनी ने बोला ये तेरे को 5 करोड़ के शेयर्स, लेकिन तू 1 साल नहीं बेच सकता या 3 साल नहीं बेच सकता, तो एक तो जॉब छोड़ेगा नहीं, प्लस 3 साल बाद या 1 साल बाद जो वैल्यूएशन बढ़ेगा उसका संपत्ति हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में 90% लोग करोड़पति है, पगार के वजह से नहीं, ये जो शेयर्स उनको दिए गए ना, उसका मार्केट वैल्यूएशन जब बढ़ता है उसके वजह से। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को दिया जाता है, बाहर के लोगों को बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई क्रिएट कर रहा है, तो एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को ये दिया जाएगा। उसके भी कायदे हैं, वो अलग से देखेंगे जब आएगा। क्या ये पार्ट समझा आपको? सो ओन्ड कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। शेयर कैपिटल क्या है? वो रकम जिससे कंपनी शुरू हुई। एक शेयर कैपिटल के 2 प्रकार के शेयर्स कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। दोनों में फर्क अलग से मैं बताऊंगा। सिर्फ ये समझ लो, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस पे फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस में डिविडेंड पहले मिलता है, इक्विटी में आखिरी। कंपनी बंद हो जाए तो पहले पैसा प्रेफरेंस को मिलेगा और आखिर में इक्विटी को। नाउ कम टू, ये तो खुद का, आपको 10 लाख की कार लेनी है, आपने 4 लाख खुद का लगाया, तो आपका कर्जा कितने का हुआ? 6 लाख। उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस है, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, लोन्स, टर्म लोन्स, ठीक है ना। अब डिबेंचर एक प्रकार का कर्जा है जो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ले सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिबेंचर बाजार में इश्यू नहीं कर सकते। डिपॉजिट्स कुछ हद तक कुछ कायदे हैं जिसके तहत वो ले सकते हैं, बट बाकी केस में नहीं। सो जो आदमी डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। प्रूफ के तौर पर उसको दिया जाता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में दिया जाता है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा होता है एट अ फिक्स्ड रेट। डिपॉजिट्स डिबेंचर में गिरवी रहता है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए इश्यू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए इश्यू कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स परमानेंट रहता है। अच्छा, डिबेंचर सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? मैंने 10 लाख का संपत्ति गिरवी रखा और आपसे 10 लाख के शेयर्स लिए, उसको क्या बोलेंगे? सिक्योर्ड डिबेंचर। और ये मैक्सिमम 10 साल के लिए इश्यू होगा और हर साल मुझे ब्याज देना पड़ेगा, या तो सितंबर 30 साल में 2 बार या साल में 1 बार, हर महीने नहीं देती कंपनी। डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो डिपॉजिट्स मिनिमम 6 महीने के लिए होता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इश्यू कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड भी होता है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी है, गवर्नमेंट कंपनी भी है। कम से कम 6 महीना, और इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 3 साल के लिए, उससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते। सो देखा जाए तो ये मीडियम टर्म लोन है। लेकिन डिपॉजिट्स और डिबेंचर में सबसे बड़ा फर्क है कि डिबेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड रहता है, डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। और डिपॉजिट इश्यू करने के कायदे बहुत ज्यादा सख्त है, ठीक है। बैंक जैसे डिपॉजिट लेते हैं कस्टमर से, सेविंग्स, करंट, अलग अलग प्रकार, तो कंपनी भी ले सकती है। इसको एक्चुअली पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है। इसका भी, ये डिबेंचर का भी अलग से क्वेश्चन आएगा, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस। डिपॉजिट्स लोन में हो सकता, लोन क्लासिक तौर पर टर्म लोन होता है जो 7 और 10 साल के बीच में कंपनी लेती है, ज्यादातर मशीनरी या जमीन खरीदने के लिए। डिबेंचर का पर्पस दूसरा भी हो सकता है, डिपॉजिट्स का भी पर्पस, बट टर्म लोन ज्यादातर इसके लिए रहता है, मशीन्स के लिए। बट शॉर्ट टर्म लोन भी होगा जिसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, ट्रेड क्रेडिट, अलग अलग प्रकार का ये हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म लोन मतलब 1 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म लोन मतलब 1 साल के ऊपर। ज्यादा ये डिबेंचर 1 साल के ऊपर है, डिपॉजिट 1 साल के ऊपर है। लोन में शॉर्ट टर्म होगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन में होगा आपका टर्म लोन, बॉन्ड्स, फॉरेन में से लेना हो तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बोलते हैं, ईसीबी। तो ये था आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस का चार्ट का एक्सप्लेनेशन। ये आपको एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत काम में आएगा। और फिर जो शेयर्स और उसके फीचर्स, ये अलग से वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? यहाँ किसी को कोई डाउट?
नहीं तो ओके, यस, डाउट। डिपॉजिट जो होता है वो कंपनी कस्टमर से लेगी ना? पब्लिक कस्टमर से नहीं लेती है, ये पब्लिक से लोन के तौर पर लेती है, उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ले सकती है। जैसे आपका नेटवर्थ, शेयर कैपिटल और रिजर्व 1000 करोड़ है तो 25% मतलब 250 करोड़ तक ले सकती है। मतलब रिलायंस कंपनी आपकी, आपको पैसे की जरूरत है, मैं आपको डिपॉजिट दूंगा, आप उस पर इंटरेस्ट दोगे? हाँ, इंटरेस्ट दूंगा जो करीबन 10 से 12% के आसपास होगा पर annum। सब कुछ पर annum पे रहता है, रीजनेबल। लेकिन एक अच्छी बात है, लोगों ने डिपॉजिट में पेमेंट इसलिए करना चाहिए। आज आपका एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट का ब्याज दर कितना है? 2.7। एफडी का कितना होगा? 4.5-5। जबकि पब्लिक डिपॉजिट्स का 9, 10, 11 डिपेंड करता है। रिलायंस तो कम देगा, 9 से 10 देगा, लेकिन एफडी से जा रहा है ना, बैंक का एफडी से, तो ये कभी भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी अनसिक्योर्ड भी होता है। आपको जब आप डिपॉजिट का पैसा कंपनी को दे रहे हो तो फॉर्म में क्लियरली चेक कर लेना कि वो सिक्योर डिपॉजिट है कि अनसिक्योर डिपॉजिट। म्यूचुअल फंड अलग कंसेप्ट है, वो अगेन अलग से वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। म्यूचुअल फंड टोटली अलग कंसेप्ट है, क्योंकि कंपनी रेस कर रही है ना फंड्स, वो ओन्ड और बोरोड है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो अलग अलग लोगों से लिया जाता है और फिर वो शेयर्स और अलग अलग जगह पे निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड एक संस्था है, ये कंपनी पैसे का बंदोबस्त कर रही है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक जरिया होता है, शेयर्स में रिस्क ज्यादा है, तो मैं उसके बजाय म्यूचुअल फंड करके एक संस्था है, उधर पैसा डालूंगा और म्यूचुअल फंड फिर हजारों लोगों से कलेक्ट किया हुआ पैसा कंपनी और गवर्नमेंट और अलग अलग जगह पे पैसा डालेगी, और जो म्यूचुअल फंड उनसे कमाएगा उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा। सो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हाउस बोल सकते हैं, विच इज मोर सेफर देन शेयर्स, वो है। लेकिन ये कंपनी का सोर्स ऑफ फाइनेंस है और वो इन्वेस्टमेंट का जरिया है, इसलिए म्यूचुअल फंड इसमें नहीं बैठता है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? म्यूचुअल फंड आपको आखिरी चैप्टर में भी शॉर्ट नोट में है, तो तभी मैं और डिटेल बताऊंगा। ओपन एंडेड स्कीम क्या होता है, क्लोज एंडेड स्कीम, वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। सिंस इधर नहीं बैठता है तो इधर सिर्फ मैंने सोर्स ऑफ फंड बताया, काफी है इतना। ओके।